नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाते हैं उनको स्क्रीन पर। उससे पहले जरा आज का विषय सुन लीजिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पूरी दुनिया में इस वक्त अलर्ट है, हड़कंप मचा हुआ है और सब इंतजार कर रहे हैं कि आज रात भारतीय समय अनुसार 8 बजे क्या होने वाला है। और फिर यह बवंडर पैदा किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारे वाले के प्रिय मित्र ने। आधी रात हमला कर दिया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया उसी के देश से। ये दावा है डोनाल्ड ट्रंप का, ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, दावा है। लेकिन पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। अगर ये दावा सही साबित होता है तो बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारी चीजों पर सोचने का वक्त आ गया है। भारत उसमें कहां खड़ा होगा और क्या सोचेगा, ये अभी हम भी सोचने की स्थिति में नहीं, क्योंकि इतनी अनिश्चित विदेश नीति, और अनिश्चित नहीं कहें, इतनी कोलैप्स, धराशायी हो चुकी विदेश नीति, उसमें हम नहीं समझ सकते कि हम किस दिशा में जाएंगे। और उससे बड़ा सवाल, अगर वेनेजुएला का पतन होता है, पतन मतलब साम्राज्य का जो शासन है उसका पतन होता है, तो क्या पुतिन का पतन हो जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और पुतिन का पतन अगर हो गया तो ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा दुनिया में, उसमें चाइना कहां होगा और अमेरिका कहां, कौन ऊपर होगा कौन नीचे, बहुत सारे सवाल हैं। अब बहुत सारे लोग तो इसमें सोचेंगे कि पुतिन का पतन वेनेजुएला से कैसे जोड़ा गया, कैसे मैं ये बात कर रहा हूं, अभी साफ करेंगे। क्योंकि दिन रात हम लोग का काम है पढ़ना लिखना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं, उससे बाहर। जरा ले आइए, हेमंत अत्री जी को जोड़िए। आज देर कर दिया जोड़ने में मैंने। स्वागत है हेमंत भाई। सबसे पहले हम खबर पे ही आते हैं भैया। हेडलाइन दिखाइए, हेडलाइन दिखाइए। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला रात में, आधी रात में हुआ है, 2 बजे करीब। राष्ट्रपति को पकड़ा। ट्रंप बोले मादुरो और उनकी पत्नी अब हमारे कब्जे में। रात में एयर स्ट्राइक की थी। लाइए जरा ट्वीट लाइए, पोस्ट लाइए, ट्रंप का पोस्ट लाइए। ये पोस्ट देखिए, ट्रंप ने इस पोस्ट में अपने दावा किया है। ये द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट ए लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला एंड इट्स लीडर प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, who has been along with his wife captured and flown out of the country। समझिए, इनको पकड़ा, जो मैं लिखा ना, उठा लिया, पकड़ा और देश से, मतलब वहां से उड़ा भी ले गए। दिस ऑपरेशन वाज डन इन कंजंक्शन विद यूएस लॉ इन्फोर्समेंट, डिटेल टू फॉलो। देयर विल बी ए न्यूज कॉन्फ्रेंस टुडे एट 11 AM एट मारे लागो। ये 11 AM जो लिखा है, ये हमारे यहाँ 8 बजे, रात का 8 बजे का टाइम होगा। 8 बजे अभी हम भी रहेंगे इस पर नजर बनाए हुए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। फोटो दिखा दीजिए, मादुरो और उनकी पत्नी, ये दोनों हैं फोटोग्राफ में। इन दोनों को कहा है कि उठा लिया है। ये विवाद वगैरह क्या है अभी हम आएंगे डिटेल में। वेनेजुएला का, अमेरिका का वेनेजुएला के 4 ठिकानों पर हमला हुआ था। 4 ठिकानों पर अटैक, नेक्स्ट आइए भाई। 4 ठिकानों पर अटैक हुआ था। फ्यूर्ते ट्यूना, राजधानी काराकस का मुख्य सैन्य अड्डा, देश का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस। ला कार्लोटा, काराकास का मुख्य एयरबेस, सैन्य और नागरिक दोनों उड़ानों के लिए इस्तेमाल। एल वोल्कान, काराकस की पहाड़ियों में स्थित कम्युनिकेशन सेंटर। और ला ग्वाइरा पोर्ट, काराकस के नजदीक कैरेबियन तट पर स्थित देश का प्रमुख बंदरगाह। ये 4 जो महत्वपूर्ण जो है जगह थी, वहां पर 4 ठिकानों पे हमला किया था। आगे जरा कोलंबिया के राष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, पेट्रो का। इन्होंने लिखा है राइट नाउ दे आर बॉम्बिंग काराकस, मतलब अभी वो काराकस पे बमबारी कर रहे हैं। अलर्ट टू द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए अलर्ट है। दे हैव अटैक्ड वेनेजुएला
उन्होंने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। दे आर बॉम्बिंग विद मिसाइल्स। दे ओएस एंड द यूएन मस्ट मीट इमीडिएटली। यूनाइटेड नेशन को तत्काल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीट या सुरक्षा परिषद की मीटिंग तत्काल बुलाने के लिए ये वेनेजुएला की तरफ से भी बयान आया है और इसमें भी है। वेनेजुएला की तरफ से कोलंबिया ने एक बयान जारी किया है, जरा वो दिखा दीजिए, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन जो है इंफॉर्मेशन दिखाना जरूरी है। वेनेजुएला का बयान, उसके तरफ से सरकारी बयान जारी कर रहा है, देखिए, दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द वेनेजुएला गवर्नमेंट। रोक दीजिए। वेनेजुएला सरकार का आधिकारिक स्टेटमेंट कौन जारी कर रहा है? कोलंबिया के राष्ट्रपति। अब दो जो है, भारत में अभी तक सन्नाटा है, लेकिन जो डिफेंस सेक्टर से जुड़े लोग हैं और दुनिया के जो है उस पर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये चिंता का सबब है। तो कुछ रिएक्शंस आने लगे हैं, मैं एक दो रिएक्शन सुना दूं और फिर चर्चा पे आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, ये पुतिन से लेकर और भारत और चीन, अमेरिका सबके लिए महत्वपूर्ण है। चलाइए भैया। It's a sad instance of naked aggression. It also clearly is an indication that Trump has decided that greed gets him more dollars than Nobel Peace Prize, which is worth only $1 million. So greed has triumphed over principles. Trump had been hinting at it for some time, but no one expected actual strikes, and strikes on a number of places in Venezuela which have not done anything against America or against peace in the world or against Trump in particular or his family, because these are the considerations that seem to be motivating him in taking policy decisions. So it is unfortunate that strikes in such a way have happened, and it seems without the authorization or knowledge of the US Congress or US Senate. Colombia has demanded to convene the meeting of UNSC. Do you think that the UNSC members can stop Trump from this kind of aggressive? United Nations Security Council lost its teeth and its prestige, whatever prestige it had, from the first Gulf War in 1990s. Thereafter, it's been downhill for United Nations Security Council. So even if it discusses, it does not carry much weight. And if for some reason, if by some chance there is a vote in UN Security Council, US is going to veto it. So it has a meaning in the sense that at least it was convened, but beyond that there is no other meaning. चलिए एक और अगला वो भी चला दीजिए चर्चा पे है। अभी खबर आई है कि वेनेजुएला में प्रेसिडेंशियल पैलेस और अन्य मिलिट्री और एयरफोर्स के ठिकानों पे अटैक्स हुए हैं, एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हालांकि अब तक घोषित नहीं किया ऑफिशियली, बट ये होने की संभावना है। यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुएला के बीच में जो तनाव है वो काफी दिन से चल रहा है, और ये सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, पहले भी ऐसा तनाव जारी था जबकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी बहुत ही एक एग्रेसिव पोस्चर लिया है, जिसकी वजह से उन्होंने पहले जाहिर किया था और अभी कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ये ड्रग रिजीम करके उनको घोषित किया, टेररिस्ट रिजीम करके घोषित किया, और अभी ये चल के उन्होंने एक हमला कर दिया है, डायरेक्ट हमला कर दिया है। तो इसे देखते हुए हमें शक लग रहा है कि एक लंबी लड़ाई चलेगी। क्या हासिल करना चाहता है? ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनका मुद्दा ये है कि सबसे पहले जो अमेरिका है उसको उन्होंने सिक्योर करना, अमेरिका अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, और ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो उन्होंने जाहिर करी थी उसमें क्लियरली दिया है कि सबसे प्रायोरिटी रहेगी यूएस होमलैंड को सिक्योर करना। अभी यूएस होमलैंड को कैसे सिक्योर करना है, इसमें कि जो ड्रग्स और ड्रग माफिया है उसके खिलाफ एक्शन लेके उन्होंने सिक्योर करना है, सबसे पहले ये। नंबर 2, जो निकोलस मादुरो रिजीम है, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है और उनकी गवर्नमेंट है,
वो ट्रंप रेजीम के या ट्रंप के जो पॉलिटिकली उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ है, और वो चाहते हैं कि वहां पे अपने हम साजिश जो रेजीम वहां पे कायम की जाए, इसीलिए बहुत बड़ा दबाव किया जा रहा है। हालांकि अटैक करना एक बहुत बड़ी चीज है, और ये चीज पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली भी हो सकती है, क्योंकि इसका विश्व भर में इसका इम्पैक्ट हो सकता है। किसी को अंदर वेनेजुएला में सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? अभी जो वेनेजुएला में जो रेजीम है उनके खिलाफ कई लोग एंटी रेजीम जितने भी हैं उनको सपोर्ट करने की ट्रंप गवर्नमेंट की ये जो इनकी कोशिश जारी रही है, और अभी ये पता नहीं है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहुल के भोसले थे। हालांकि ये बता रहे हैं कि वो अपने होमलैंड की सिक्योरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो इससे पहले बाइट थी वो फॉर्मर डिप्लोमेट राजीव डोगरा की थी। उन्होंने नेकेड एग्रेशन, ये नग्न आक्रामकता शब्द इस्तेमाल किया। ये बहुत सटीक था। पहले हम चलते हैं हेमंत भाई के पास, थोड़ा खबर को समझ लिया जाए, फिर इस खबर के कहां कहां पे इसका इंपैक्ट होगा वो समझना होगा। हेमंत भाई, ये वेनेजुएला पर तेल, मैं तो सीधा सीधा एक लाइन मानता हूं कि ये तेल की लड़ाई है। इराक भी तेल के लिए घुसा था, वेनेजुएला, इराक तो बहुत छोटा है, वेनेजुएला तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है। न रूस है न ईरान है, कोई नहीं है। लोग रूस ईरान तक सोचते हैं, सबसे बड़ा तेल भंडार। ये क्या तेल के चक्कर में तेल पीने गया है वहां? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ट्रंप एक कंप्लीटली नाकाम और नकारा प्रशासक साबित हो रहे हैं जहां तक अमेरिका का सवाल है। तो उन सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए कभी वो ईरान पर हमला करते हैं, कभी वहां की जेनजी को उकसावा करते हैं, कभी वेनेजुएला पर। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्थापित तेल भंडार है, जो इस्टेब्लिश्ड हो चुका है कि ये वॉल्यूम। इसका जो अनुमान है वो है 304 बिलियन बैरल। 304 बिलियन बैरल जो पूरी दुनिया का भंडार है उसका 18%। यानी कि पूरी दुनिया में अगर 100 लीटर तेल है तो 18% वेनेजुएला के पास। ये देश कभी दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में था, लेकिन 90 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में तब वो चरम पर चला गया था। उसके बाद अमेरिका का जो खेल इनके साथ हो रहा है वो सारी दुनिया के सामने, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए। एक चीज तो आपको ये देखनी पड़ेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप का जो प्रशासन है, थोड़ा सा एक लाइन जरा उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। ट्रंप ने किया क्या है? ट्रंप ने आज सुबह इंडियन टाइम के मुताबिक 2 बजे, यानी कि जब मैं और आप बात कर रहे हैं 14 घंटे पहले, पूरे का पूरा 4 शहरों के ऊपर जबरदस्त अटैक किया। और उसको बेसिकली लोकतंत्र की चादर ओढ़ के जिस तरीके का ड्रामा अमेरिका करता है, ये उसी के अंदर उसका है। अगर हकीकत देखिए, आरोप क्या लगाते हैं कि वो ड्रग्स बनाते हैं। पूरी दुनिया की केवल 1% ड्रग्स वेनेजुएला में बनाई जाती है, लेकिन उसके अलावा तो बहुत लोग हैं, कोलंबिया है, दुनिया भर के देश हैं जिनके ऊपर ये स्थापित तौर पर आरोप लगाते हैं। केवल 1% कथित तौर पर जो दवा बनाते हैं उस पर रात को सोते हुए हमला किया। कराकास के एक बंदरगाह पर अपाचे हेलीकॉप्टर से हमले के बाद ट्रंप ने अपनी डेल्टा फोर्स को राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने उतारा और उनकी पत्नी और उनको कथित तौर पर उठा करके किसी दूसरे देश में ले गए। समकालीन इतिहास के अंदर किसी राष्ट्रपति का इस तरीके से अपहरण कर ले जाना एक न्यू लो है, जहां तक किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के एग्रेशन का सवाल है। अमेरिका अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है ना, तो दुनिया का थानेदार तो नहीं है वो। ठीक ऐसा काम तो हमारी सीबीआई भी नहीं करती, जिस तरीके से उन्होंने दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा लिया, राष्ट्राध्यक्ष को उठा लिया। हकीकत आशीष भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा शुरू में, अमेरिका को वेनेजुएला से क्या चाहिए? नंबर 1 पे तेल चाहिए। तेल की लड़ाई है सदा से अमेरिका की, कोई चक्कर ही नहीं है। दूसरी सोना, उनके सोने पे नजर है उनकी। और तीसरी जो आज की तारीख में जो ट्रंप की डेस्परेशन है वो है रेयर अर्थ मटेरियल की। चाइना ने देखा था ना किस तरीके से बाजू मरोड़ दी थी 1 मिनट में रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर के। तो उस तब से लेकर के ये पगलाए हुए घूम रहे हैं कि किस तरीके से कोई बहानेबाजी करके और ये इस तरह की चीज कर दी जाए। बेसिकली अब क्या हो रहा है कि मादुरो जो थे राष्ट्रपति, उनको तो कथित तौर पे ले गए, उनकी तो कोई स्टेटमेंट आई नहीं सामने। तो उन्होंने जैसे ही अटैक की खबर आई, और अरेस्ट तो 1 घंटे बाद हुए, उठा के ले गई, उससे पहले उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई और गुरिल्ला युद्ध के लिए ललकारा अपनी सेना को।
जैसे वियतनाम ने किया था ना उनके साथ, उसी तरीके के युद्ध के लिए किया। और एक हरकत ये की है, इससे पहले जैसे मैंने ओपनिंग में कहा, ईरान में भी 4 दिन पहले जिस तरीके से जंजी के दंगे भड़कवाए थे, तो अब सारी की सारी ट्रंप की पोल खुल रही है। एक चीज तय मानिएगा, जिस तरीके से अमेरिकन कांग्रेस से भी पूछताछ नहीं की भाई साहब ने, सीधा ही ऑर्डर कर दिया, जैसा सनकी वो है उसी तरीके के फैसले करता है। तो जो आज ये फैसला किया है, ये बेसिकली क्या है कि एक तानाशाही पूर्ण कदम है, जैसा आपने डिप्लोमेट डोगरा कह रहे थे। विदेशी शासकों को उखाड़ फेंकने की जो होड़ है, ये इसका वायदा करके आए थे ट्रंप। तो आपको ध्यान है ना पूरे चुनावी कैंपेन का, तो 24 में क्या कहा था उन्होंने, मैं युद्ध शुरू नहीं करूंगा, मैं युद्धों को रोकूंगा। अभी थोड़े दिन पहले तक नोबेल पीस प्राइज मांग रहा था श्रीमान जी। जो आदमी नोबेल पीस प्राइज मांग रहा हो, वो बिना किसी कारण के एक पड़ोसी देश पर इस तरह की आरोपबाजी लगाकर, आपको पता है ना पहले भी नावों पर अटैक कर रही थी जिस तरीके से अमेरिकी सेना, तो वो सारे का सारा एक बिल्डअप था इसका। 2024 में आप कहता है कि मैं युद्ध शुरू नहीं करूंगा, युद्धों को रोकूंगा। और 25 में क्या कहता है, हम पूरी तरह से तैयार और कार्रवाई के लिए तत्पर है। एक साल में ही बदल गया। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसीज करके आए थे, उन पॉलिसीज पे वो खरा नहीं उतर पाया ना। अमेरिका की बेरोजगारी हटी, ना अमेरिका में ग्रेट अगेन हुआ, जिस तरीके की पूरी हालात है, अर्थव्यवस्था का वो ग्रोथ नहीं हुआ। तो उसके बाद भाई साहब को यही करना था, और यही अमेरिका को सबसे अच्छा करना आता है। इससे पहले आपको ध्यान हो, ट्रंप ने क्या क्या किया, ईरान पे, सीरिया पे, यमन पे, इराक पे, नाइजीरिया पे, वेनेजुएला पे और सोमालिया पर हमले किए। ये सारे देश कौन से हैं? ये सारे के सारे तेल, गैस और एयर मटेरियल, ये इसके अलावा भी कुछ है। इनको किसी देश से कोई मतलब नहीं है, किसी डिप्लोमेसी से कोई मतलब नहीं है। आपने जिक्र कर दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कब की रिडंडेंट हो चुकी है, 30-35 साल पहले खत्म, छोड़ दीजिए उसको। वो उसका कोई वास्ता नहीं बचा है, कोई मतलब नहीं बचा है। जो इजराइल ने जो गंदगी मचाई, उसके बाद जो ईरान के साथ किया गया, कहां थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? नोबडी केयर्स अबाउट इट। एक ढकोसला रह गया है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये जो रात वाला हमला हुआ है आज वेनेजुएला पे, इसका एक लाइन का अगर आप समझेंगे तो केवल और केवल अमेरिका का एक ही धंधा है, और वो है केवल कारोबार। राजी खुशी मिल जाए या कब्जा कर लो। ये आज से नहीं, ये कभी से। लेकिन इस तरह की जो चीज है आशीष भाई, ये रिसेंट हिस्ट्री में इस तरीके से नहीं देखेगी। आपको ध्यान होगा ना, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को जिस तरीके से पकड़ा था, फिर उसको जो उनके साथ जो कुछ भी किया, वो एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस के तहत था। ये सीधा सीधा किसी देश के ऊपर, ठीक है 13वां साल था उनके शासन का, मादुरो के, और वो लगातार 2 बार चुनाव लड़े। उनको चुनाव में भी हरवाने की कोशिश अमेरिका ने बार बार की थी, गड़बड़ियों के भी आरोप लगे, सारी बात है। लेफ्ट का लीडर था, बस ड्राइवर से बढ़ के मादुरो यहां तक पहुंचे, सारी बात ठीक है। लेकिन ट्रंप को अपने हिसाब का रिजीम वहां पर स्टेब्लिश करना है। तो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को कहने को तो भाई साहब चुने हुए थे ना, वो मादुरो भी चुने हुए हैं, चाहे जो भी प्रोसेस रहा हो, चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे हो, अलग चीज है। उसको इस तरीके से उठा ले जाना, इसको किस नैतिकता के पैमाने पर ताकेंगे आप? मान लीजिए वो ड्रग्स का कुछ था, तो उसको आप राष्ट्रपति को उठा ले जाएंगे? अरे नहीं नहीं, ये सब तो कहानी की बातें हैं। ड्रग्स और ये सब, ड्रग्स 1% आप नहीं बताया ना, 1%। दुनिया भर में यही अमेरिका कनाडा से ड्रग्स की बात कर चुका है। मेक्सिको पे तो नहीं हमला कर दिया? मेक्सिको से ज्यादा ड्रग्स का आरोप है कि मेक्सिको से ज्यादा ड्रग अमेरिका में आता है। मेक्सिको पे हमला कर दे ना। मैं क्या करूं, ये सिर्फ हमला नहीं, मैं इसको शुरुआत में भी मैंने कहा था, चर्चा शुरू होने के पहले भी, इसको मैं थोड़ा और दूसरे दृष्टि से देखना चाहता हूँ। वर्ल्ड ऑर्डर और दुनिया में जो चल रहा है, लेफ्ट राइट, सबको लेफ्ट राइट और मध्यम मार्गी, और हमारे वाले जिसका कोई पता ही नहीं है कौन सा मार्ग है, पता ही नहीं है कौन सा मार्ग है। इन सब में ये जो है पुतिन का पतन क्या वेनेजुएला से जुड़ सकता है? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। मैं आपको एक इतिहास में चलते हैं थोड़ा पीछे, घटना मैं आपको बताता हूं। जैसे ही ये आपने कहा कि उठा लिया है, तुरंत मैंने वही मेरे दिमाग में आया। वेनेजुएला, क्यूबा, कोलंबिया, ये ऐसे देश हैं जो अमेरिका के मित्र राष्ट्रों में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका के मित्र राष्ट्रों में नहीं है, वैचारिक रूप से अमेरिका के साथ उनका साम्य नहीं है, वो रूस के करीब है। वेनेजुएला और क्यूबा तो पूरी तरह से ये रूस के करीब है। अभी जैसे हेमंत जी ने बताया कि लेफ्ट से के नेता थे और बस कंडक्टर से, ड्राइवर से यहाँ तक पहुंच गए।
तो लेफ्टिस्ट ये वामपंथी जो है नेता हैं, वामपंथी सरकारें हैं, और क्यूबा, वेनेजुएला ये रूस के बहुत करीब है। 1959 की बात है जब फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बने, क्यूबा के मतलब नेता बने, टॉप लीडर फिदेल कास्त्रो। 1962 में, अक्टूबर 1962 की बात है, अमेरिका ने रूस को तब जो है वो था यूएसएसआर था, तो रूस को काउंटर करने के लिए तुर्की में मिसाइलें तैनात कर रखी थी। तुर्की में रूस ने क्या किया, रूस ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी। तब केनेडी थे और रूस में खुश्चेव थे, रूस के राष्ट्रपति खुश्चेव थे। क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी। पूरी दुनिया सबसे बड़े संकट के मुहाने पर थी, और वो संकट क्या था, ये तो अभी मिसाइल गिर रहे हैं, अपाचे है ना, अभी अपाचे पल्सर तक मामला है। तब सीधा परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा गया। अमेरिका ने क्यूबा की घेरेबंदी शुरू कर दी और क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात हुई थी। किसी तरह केनेडी और खुश्चेव आपस में वो किए। खुश्चेव तैयार हो गए विड्रॉ करने के लिए, क्यूबा से मिसाइल विड्रॉ करने के लिए खुश्चेव तैयार हो गए। और वही दौर था 1962 जब अमेरिका और रूस के बीच हॉटलाइन संपर्क स्थापित किया गया कि कभी भी तनाव बढ़े तो हॉटलाइन पे बात कर लिया। ये महोदय खुश्चेव जो है, खुश्चेव इसी घटनाक्रम के कुछ दिन बाद सत्ता से हाथ धो बैठे थे, क्योंकि ये मैसेज गया रूस में कि क्यूबा रूस के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से इतना महत्वपूर्ण था, वहां परमाणु मिसाइलें तैनात की, और खुश्चेव ने केनेडी से समझौता करके अपने कदम पीछे खींचे, तो राजनैतिक रूप से खुश्चेव रूस में कमजोर पड़ गए और उनकी कुर्सी चली गई। आज पुतिन, अगर वामपंथ की बात है, आज पुतिन का स्टैंड क्या होगा, देखना पड़ेगा ना पुतिन का स्टैंड। नहीं, पुतिन खिलाफ है, बहुत पुतिन जबरदस्त तरीके से खिलाफ है, और ये मान करके चलिएगा कि अब लड़ाई बहुत गहरी हो जाएगी। यही चीज मैं लाना चाह रहा था आपको, यही चाइना और रशिया, आप मान करके चलिएगा, आज आप मत करिए, 2 दिन में 4 दिन में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बुलाई जाएगी, मीटिंग करनी पड़ेगी आपको, जिस तरीके से इंट्रूजन किया है। उसके बाद आशीष भाई, वो दोनों 100% अमेरिका के हर तरीके का विरोध करेंगे, हर चीज का, और वीटो पावर का भी इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मैं बीच में इंटरप्ट किया, सॉरी, इसलिए क्योंकि अभी हमने चर्चा किया था यूएनएससी कुछ नहीं, वीटो पता है क्या है, वीटो हल्दीराम की बर्फी है। हाँ, वीटो क्या है, हमने वीटो कर दिया। तुम्हारे वीटो को कोई लोड ले तो वो वीटो पता है किस टाइप के है, वो हम लोगों के देश पर, पाकिस्तान पर, या जो गरीब देश हैं, जो थर्ड वर्ल्ड है, वहां धमकाने डराने के लिए। जो 5 यूएनएससी में है, बहुत मैं साफ आज कहता हूं, यूएनएससी में जो 5 हैं, उन 5 में कम से कम 3 देश, कम से कम ये 3 देश, नहीं तो 5 हो सकता है, नहीं तो 3, अमेरिका, रूस और चीन, इनके लिए यूएनएससी खिलौना है, खिलौने के अलावा कुछ नहीं है। जो दिवाली में हम लोग खरीद के लाते हैं मिठाई वाला खिलौना, वही खिलौना है और कुछ नहीं है। कौन यूएनएससी के कहने पे अमेरिका ने आज तक कहीं पर मिसाइल गिराई है या उसके कहने पर रोका है मिसाइल? कहीं नहीं माना। यूएनएससी को मतलब कहाँ रखता है, आप कल्पना नहीं कर रहे क्या मतलब उसके लिए यूएनएससी। यहाँ पर रूस की परीक्षा बड़ी है। चीन कभी भी वामपंथी गोलबंदी का हिस्सा दुनिया में वामपंथ की धुरी बन के नहीं रहा है। ये बड़ा क्लियर चीज है, जो वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखेंगे पीछे जाके। अब चीन आया है फ्रंट पे। दुनिया में धुरी, अगर वामपंथ की धुरी था तो वो धुरी रूस था। चीन तो अपना बंद अपने काम में लगा था, जो आज दिखा रहा है वो उस काम में लगा था शिद्दत से। रूस था। रूस क्या इनिशिएट कर पाएगा, क्या वेनेजुएला को बचा पाएगा, क्या रूस की मिसाइलें आसपास तैनात होंगी, या रूस बैठ करके यूएनएससी में वीटो लगाएगा और निंदा करेगा। अगर निंदा तक रहा तो पुतिन का मैं देखिए, मैं थोड़ा दूसरा नजरिए से देखता हूं, ना डिप्लोमेट हूं ना ब्रिगेडियर हूं रिटायर्ड, लेकिन दुनिया जितना हम लोग पढ़ते समझते हैं, पुतिन यूक्रेन के साथ जो उलझे हैं, वो यूक्रेन का युद्ध और लंबा पुतिन को खींचना पड़ेगा, और अभी खींच ही रहा है, और लंबा खींचना पड़ेगा
क्योंकि उस युद्ध के अलावा पुतिन को अपने देश में मुंह दिखाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये मैसेज जाएगा ना कि हमारे समान विचारधारा वाले देशों को अमेरिका रौंद रहा है और हमारा वाला कुछ नहीं कर पा रहा है। तो खुश्चेव से बुरी स्थिति इनकी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ युद्ध में लटके हुए हैं 4 साल से, और उस युद्ध का भी कोई अभी तक निर्णायक मुकाम पर युद्ध नहीं पहुंच पाया है। हेमंत भाई, मैं इस नजरिए से समझना चाह रहा हूं, अभी तो फैक्ट की बात थी। आशीष भाई, जो इनिशियल जो चीजें, एक बार तो पहली बार तो 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम को, एक बार तो उसमें थोड़े से कंट्यूर्स आ जाए, कहाँ ले जाया गया है, क्या स्थितियां हैं, क्योंकि उसमें तो सारा बताना पड़ेगा। फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है श्रीमान जी ने फोन पे, और उसमें कुछ हवाई सतही बातें की हैं कि भाई शानदार ऑपरेशन था, ये था वो था। बहुत ज्यादा डिटेल्स उसमें ट्रंप की नहीं आई है, केवल एक वीडियो इंटरव्यू का जिक्र बार बार आ रहा है अभी जब मैं और आप बात करें उसी दौरान। देखिए, इससे 2-3 चीजें बड़ी साफ हो गई आशीष भाई। एक तो जो ट्रंप नाम का जो ये जीव है, जब ये शपथ ले रहा था उस दिन मैंने और आपने लाइव किया था, उस दिन भी हमने एक ही बात कही थी कि व्यापारी आदमी है, सनकी आदमी है, और कंप्लीटली मर्क्यूरियल है। इसको नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, बस इसने कर देना है। वही हरकत इसने ये वेनेजुएला के साथ की है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। इसके जो परिणाम होंगे आशीष भाई, वो बहुआयामी होंगे। ये एक यूनिलेटरली नहीं, पूरे वर्ल्ड पे अलग अलग चीजों में। एक तो अमेरिका की नीति साफ तौर पे अब आक्रामक, इसमें तो कोई शक ही नहीं बचा। 2500 किलोमीटर दूर है अमेरिका से वेनेजुएला। जिस तरीके से चंद घंटे के ऑपरेशन में ये किया है, ये विश्व तौर पर एक साम्राज्यवादी सोच कह सकते हैं आप, कि विस्तार करना है। और इस सारे देशों को, लैटिन अमेरिका को अपना बैकयार्ड मानता है अमेरिका, हमेशा से ही मानता है। तो इस सारे में आलोचना तो वर्ल्ड वाइड होगी, जिसके अंदर भी स्पाइन है थोड़ी सी भी, जिस भी व्यक्ति के अंदर, खासतौर पर लोकतांत्रिक देशों में, वो इसकी आलोचना तो करेंगे। लेकिन इससे 100% एक बात मान के चलिएगा कि जो आपने बात की ना कि वर्ल्ड ऑर्डर 100% इससे प्रभावित होगा। और जो क्षेत्र की जो होती है ना कि एक आपस की अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी, वो क्रिएट पक्की होगी। ब्राजील है, कोलंबिया है, वो हो सकता है अमेरिका का समर्थन कर दे तमाम अलग कारणों से, लेकिन क्यूबा, निकारागुआ जैसे जो देश है वो सारे विरोध करेंगे, मजबूरी है। रशिया तो करेगा ही करेगा। उस सारे में ये जो परिस्थितियां हो रही है पैदा, ये अपने आप में जो पहले से ही बटा हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है उसको और ज्यादा चौड़ा करेंगी, उस खाई को और ज्यादा बढ़ाएंगी। एक वेनेजुएला रूस और चीन का सबसे करीबी सहयोगी, आपको पता है, हर तरीके का व्यापार उनके साथ करते हैं, और उसके अलावा हथियारों की आपूर्ति भी रशिया उनको करता रहा है लगातार। अब रशिया ने जैसे ही अटैक हुआ, सबसे पहले जो उसका निंदा की वो रशिया ने की, और कहा कि तुरंत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई, क्योंकि रशिया को यह पता है कि यूक्रेन के साथ, जैसा आपने कहा, पहले से फंसे हुए हैं, और ये एक मोर्चा ट्रंप ने खोल दिया। चीन पहले ही वेनेजुएला को ये लगातार चेतावनी दे रहा था कि तुम्हारे साथ ही ऐसा कर सकते हैं। चीन ने पहले अलर्ट किया था उनको कि तुम्हारे साथ ही ऐसा करेंगे। तो अब क्या है कि वहां पर जब ये हो जाएगा तो इंडो पैसिफिक जो अपना रीजन है, जो हमारे वाला रीजन है, उसमें भी अमेरिका चीन की आपस की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्योंकि वो जाके वहां पंगा लेंगे तो अमेरिका यहां आके करेगा। ट्रंप ने जो स्थापित ऑर्डर था, इंडिया के साथ दोस्ती, पाकिस्तान के साथ मैरिज, उस सारे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। आज की तारीख में मुनीर को गोदी में बिठा रखा है। तो जो इंडिया का रोल था उसको वो पहले ही लिमिट कर चुका है। अब ईरान के साथ जो स्थितियां हैं वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। वेनेजुएला और ईरान लगातार आपस में टच के लोग थे, वहां भी एक दिक्कत आएगी। संयुक्त राष्ट्र में बिल्कुल वर्टिकल डिवीजन आपको फिर दिखेगा, हालांकि उसको जैसे आपने कहा उसका कोई रेलेवेंस बहुत ज्यादा बचा नहीं। संप्रभुता और गैर हस्तक्षेप, इन दोनों ही सिद्धांतों पर पूरी दुनिया में बहस होगी कि भाई आपकी सॉवरेनिटी का मतलब क्या है। जब मैं आपके घर में घुस के आपको उठा लाया, इसका क्या मतलब रह गया, और कैसा वर्ल्ड ऑर्डर आप पैदा कर रहे हैं। तो विकासशील देश हैं, भारत और ब्राजील, उनको भी अगर सही मायनों में अगर कोई समझदारी हो तो अमेरिकी नीतियों से सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि वेनेजुएला भी कभी ब्रिक्स का सदस्य था, ये मत भूलिएगा आप। ओवरऑल जो स्थितियां हैं ये बेसिकली 2-3 चीजें करेगी। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडारों वाला देश, जैसे हमने चर्चा की, उस पर अटैक का मतलब समझ लीजिए क्या है कि इमीडिएटली तेल की कीमतों में उछाल आएगा। ये तो तय मानिए, ये तो आज रात को ही हो जाएगा। खासकर यूरोप और एशिया, इन दोनों की अर्थव्यवस्था तेल पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो अर्थव्यवस्था पहले से ही जो रूस यूक्रेन के कारण खेल चल रहा था, प्लस ये हो जाएगा। दूसरा, कहने को तो ड्रग तस्करी और संसाधन उसकी बात है कि ड्रग तस्करी करते थे, हकीकत जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, लिथियम, सोना और तेल,
इन 3 पर इनकी नजर है, ताकि उनके इलेक्ट्रॉनिक वाहनों वाली मामला और तकनीकी उद्योग, ये दुकान जो है चल जाए, क्योंकि अदरवाइज चाइना के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंडेंट है। बेसिकली अब देखना यह पड़ेगा कि इस सारे में रशिया किस तरह का स्टेट लेता है। पुतिन और शी जिनपिंग, उन दोनों को आप अलग मत मानिए, दे आर वन। ये जो वेनेजुएला वाला स्ट्राइक है, क्या ये लिमिटेड स्ट्राइक था, एक बार करके अमेरिका ने जो मैसेज देना था? क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप सन की आदमी है, वो वहां पे रिजीम चेंज करने के चक्कर में है। वेनेजुएला में कब्जा करना हो सकता है उसका मकसद ना हो, उसका है कि मेरे मन मुताबिक कोई व्यक्ति वहां पे राष्ट्रपति बन जाए और फिर वहां सारी नीतियां मैंने जैसे खेल करना है मैं करवा लूं। प्राइमा फेसी मुझे ये लगता है, बाकी शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके जो उसके बॉडी लैंग्वेज और सारे कंट्यूर्स होंगे, उसके बाद हम शायद बेहतर आकलन कर पाएंगे कि ट्रंप की बातों से निकल के क्या आता है। एक तो यह था कि वन ऑफ आपने स्ट्राइक कर दिया, राष्ट्रपति को उठा लाए। ये समकालीन इतिहास में तो पहली ही घटना है ना इस तरीके की, कि किसी देश के राष्ट्रपति को आप उठा लाए। अगर ये बात नहीं, सच निकलती है, जो कि है अभी तो, क्योंकि उसने ऑफिशियली ट्वीट किया है भाई, तो हमारे पास ना उसको भरोसा करने का कोई कारण नहीं है। और जो तो सबसे खैर महत्वपूर्ण चीज एक मैं जो बताना चाह रहा था आपको, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला सरकार का आधिकारिक बयान जारी किया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति क्या कहा है वो भी बताना जरूरी है दर्शकों को, ताकि क्लियर है। बोल्वेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका की मौजूदा सरकार द्वारा वेनेजुएला के क्षेत्र और आबादी के खिलाफ राजधानी कराकस शहर और मिरांडा, अरागुआ और लागुएरा राज्यों के नागरिकों और अन्य क्षेत्रों में की गई बेहद गंभीर सैन्य आक्रामकता को खारिज करता है, उसकी निंदा करता है और उसे अस्वीकार करता है। यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर, विशेष रूप से इसके अनुच्छेद 1 और 2 का घोर उल्लंघन है, जो संप्रभुता के समान राज्यों की कानूनी समानता और बल के प्रयोग पर रोक को सुनिश्चित करते हैं। ऐसी आक्रामकता अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है, खासतौर पर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में, और लाखों लोगों की जान को गंभीर खतरे में डालती है। इस हमले का उद्देश्य वेनेजुएला के रणनीतिक संसाधनों, विशेष रूप से तेल और खनिजों पर कब्जा करना है और बलपूर्वक राष्ट्र की राजनीतिक स्वतंत्रता को तोड़ने की कोशिश करना है। हम इसे सफल नहीं होने देंगे। ये वेनेजुएला सरकार का बयान है और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो ने जारी किया है। ये बताना दर्शकों को बहुत जरूरी था। गुस्ताव पेट्रो ने बयान भी जारी किया है, दुनिया को अलर्ट भी किया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात चलते चलते, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो वेनेजुएला और अमेरिका तक नहीं देखना है। अभी क्यों कहा कि दुनिया के लिए अलर्ट है? पेट्रो ने भी कहा है, कोलंबिया के राष्ट्रपति, दुनिया के लिए अलर्ट क्यों है? बगल में वेनेजुएला पे अटैक कर दिया। चीन जो कि लोकतांत्रिक देश नहीं है, ताइवान को घेर के बैठा है, अटैक नहीं किया है। दोनों देखिएगा, वेनेजुएला अमेरिका के पास है, उसका अलाइनमेंट रूस के साथ और चीन के साथ। चीन के बगल में ताइवान बैठा है, उसका अलाइनमेंट अमेरिका के साथ। उसने वेनेजुएला पर अटैक करके उठा लिया। ये भारत की मीडिया उडिया छोड़ दीजिए, सब तो न वेनेजुएला जानते हैं, ना ताइवान जानते हैं, ना हिंदी में जानते हैं, ना अंग्रेजी में जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कई बार कि या तो खुल करके कोई बहस करे, या अलाइनमेंट देखिए। ये वो लोकतांत्रिक, कथित रूप से दुनिया का लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र अपने आप को बताने वाला, उसने किडनैप कर लिया उसके राष्ट्रपति को अटैक करके। ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, कुछ भी कर ले, लेकिन अभी अटैक नहीं किया है, घेरेबंदी करके बैठा है। ऐसा नहीं कि ताइवान चीन को हरा देगा। हमारे यहाँ लिखते हैं ना, ताइवान से कांपा ड्रैगन, ऐसा कुछ नहीं कांपा ड्रैगन। ड्रैगन लीन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, हजम करने के बाद डकार भी नहीं लेगा, लेकिन नहीं किया। ये पूरा का पूरा अलाइनमेंट का मामला है और इसमें हमें भारत की स्थिति देखनी होगी। अगर अमेरिका, और मैं इस पर चाहता हूं कि देश के जो काबिल विदेश नीति के जानकार लोग हैं वो आवे और हम लोग के साथ भी चर्चा करें, हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा। अगर अमेरिका बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी प्रतिरोध के वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन कर देता है, तो आप यकीनन इस निष्कर्ष पर पहुंच जाइए कि भारत के लिए, भारत जैसे देशों के लिए और भारत के लिए अमेरिका के सिवाय कोई काका और आका नहीं बचेगा। फिर ये जो रेड कारपेट पर प्रोटोकॉल तोड़कर फॉर्च्यूनर में बैठ के फोटो खिंचवाना, इसको एल्बम में लगा लेना
और रोज सुबह अगरबत्ती दिखा लेना। एकदम इस बात को, हो सकता है हेमंत भाई भी इससे ना एग्री हो, लेकिन हमने बहुत इस विदेश के संबंधों पे और इस सब पे हम लोगों ने बहुत होमवर्क किया है, तब ये बात करें। फिर अगरबत्ती दिखाना उसको खाली फोटो एल्बम में लगा के कि पुतिन के साथ हमारे साहेब ने फॉर्चूनर में फोटो खींचा था, दिखाना बच्चों को फोटो फॉर्चूनर में खींचा था, पुरानी फोटो है। जो पुतिन को अगर तय करना हो कि मतलब किसके साथ उसका वैचारिक रूप से कौन अपना है, तो वेनेजुएला उसका अपना है, भारत नहीं है। और आज का भारत कतई नहीं है हेमंत भाई, आज का भारत तो कतई उसका अपना नहीं है, वेनेजुएला उसका अपना है। आज का भारत तो खुद ही अपना नहीं है, तो और किसी का तो क्या ही होने की स्थिति में, खुद अपना नहीं, अपना ही भला नहीं देख रहे। तो जो पुतिन वेनेजुएला को नहीं बचा पाएगा, वो भारत को बचाने क्या खाक आएगा? हैं? तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब चले जाओ, वो जो वहां पे ट्रम्प ताऊ है, फिर से ताऊ चेंज करो रातों रात। यहाँ तो हमारे यहाँ तो सुबह दोपहर शाम 3 ताऊ बदलते हैं ना, मीडिया के और भक्तों के। तो फिर ताऊ ट्रांसफर करो और फिर उसी को मान लो, क्योंकि वही अल्टीमेट ताऊ है, उससे नहीं कोई बचाने वाला है, न कोई पुतिन आएगा, न कोई जिनपिंग, तो खैर बातें नहीं करो। तो ये इसलिए ये वेनेजुएला और रसिया, इसमें बहुत सारे दर्शकों को रुचि नहीं होगी, लेकिन भारत के लिहाज से, जिस पे हम आखिर में मैं आया, भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए ये पता चल जाएगा कि उसको आगे कहां पर जाना है, क्योंकि बाकी वर्ल्ड लीडर हम हैं, वो तो सिर्फ वहां पर अंधभक्तों के और संघ के नागपुर वाले शाखा में है, और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, नो वे, कहीं नहीं। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई। कार्यक्रम लंबा भी हो गया, लेकिन मुझे लगता है युद्ध न लंबा हो, कार्यक्रम एक दिन लंबा हो गया, ठीक है, युद्ध लंबा हो जाएगा तो सब पूरा दुनिया लंबी हो जाएगी। तो इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।